तो बिहार चुनावों का परिणाम आ गया है और नेता विपक्ष राहुल गांधी ने इसे मानने से इनकार कर दिया है। राहुल गांधी के शब्दों में चुनाव निष्पक्ष नहीं था और पूरे कांग्रेस का प्रचार तंत्र इसे वोट चोरी का परिणाम बता रहा है और इसके लिए ज्ञानेश गुप्ता को जिम्मेदार ठहरा रहा है। कह रहा है कि ज्ञानेश गुप्ता की वजह से भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को जीत मिली। राहुल कहते हैं कि चुनाव निष्पक्ष नहीं था। मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी के कट्टर समर्थक भी मानेंगे कि यह चुनाव निष्पक्ष नहीं था और उसके प्रमाण मैं अपने मंच पर देता रहा हूं। मगर क्या यह चुनाव वोट चोरी का परिणाम था? मेरे पास कम से कम इस बात के कोई सबूत नहीं है और इसकी मैं चर्चा बाद में करूंगा। मगर सबसे पहले दोस्तों, आपके पूरे स्क्रीन पर जश्न की इन तस्वीरों को देखिए। आपकी स्क्रीन पर यह वो लम्हा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा के मुख्यालय में प्रवेश करते हैं। अब इन तस्वीरों को देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जश्न मना रहे हैं। देखिए किस तरह से उन पर पुष्प वर्षा की जा रही है या जिस भी चीज की वर्षा की जा रही है। यहां से महज 10 मिनट के रास्ते पर लाल किला है। क्या आप भूल गए वहां पर एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था? क्या आप भूल गए जिसमें 13 लोग मारे गए थे? सीधा सा सवाल, आज की तारीख में हम इतने संवेदनहीन हो गए हैं कि अब हम इन बुनियादी मुद्दों पर फोकस नहीं कर रहे हैं। और वो बुनियादी मुद्दा क्या है? वो बुनियादी मुद्दा यह है कि अभी चंद दिनों पहले लाल किले में धमाका होता है साहब, 13 लोग मारे जाते हैं। आज ये कोई सवाल नहीं पूछ रहा है प्रधानमंत्री से कि प्रधानमंत्री बिहार को लेकर जो आप जश्न मना रहे हैं, क्या यह जश्न मनाना जरूरी था? खासतौर से इसलिए कि अभी हाल ही में दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। कोई मीडिया सवाल नहीं उठा रहा है। कल मैं एनडीटीवी देख रहा था, इंडिया टुडे देख रहा था, सारे पत्रकार गदगद थे। सारे पत्रकार गदगद थे, पत्रकार जश्न मना रहे थे साहब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे और वो हाथ में गमछा हिला रहे थे तो मैंने इंडिया टुडे की एक पत्रकार को देखा, वो फूली नहीं समा रही थी, वो बिहार की रहने वाली थी। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, चंद दिनों पहले बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, 13 लोग मारे गए। क्या भारतीय जनता पार्टी के जश्न में थोड़ी कमी नहीं आ सकती थी? भाई आप जीत का भाषण दीजिए, कोई मना नहीं कर रहा है, मगर इस तरह से जश्न मनाना यह कहां तक जायज है? और खासतौर से इस बात की पृष्ठभूमि में कि अब तक कई सवालों के जवाब नहीं दिए गए। सवाल नंबर 1 कि आखिर 2900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट फरीदाबाद कैसे पहुंचा? आखिर क्या वजह है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह से कभी सवाल नहीं होते? क्या वजह है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से सवाल नहीं होते? क्या वजह है कि दिल्ली में दंगे हो जाते हैं मगर अमित शाह कहीं नहीं दिखाई देते? क्या वजह है कि पहलगाम हमला होता है और जहां पर टूरिस्ट जाते हैं वहां पर कोई सुरक्षा कर्मी नहीं होते? क्या वजह है कि मणिपुर इतने दिनों, इतने महीनों आग में जलता रहा और देश के गृह मंत्री की कोई जवाबदेही नहीं है? देश के गृह मंत्री अब भी, कल जो उनकी पहली प्रतिक्रिया आई थी, उन्होंने कहा था यह घुसपैठियों को समर्थन देने वालों की हार है। अब भी कोई देश के गृह मंत्री से सवाल नहीं पूछ रहा है कि अमित जी, गृह मंत्री तो आप हैं, बीएसएफ तो आपके अंतर्गत आता है। कोई यह सवाल नहीं पूछ रहा है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या जश्न की ये तस्वीरें जायज हैं? मैं स्पष्ट कर दूं, प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के नेता भाषण दें, इस बात से मुझे परहेज नहीं है, मगर जश्न मनाना, और वो भी तब जब दिल्ली में हुए धमाकों के सवालों के जवाब आपके पास नहीं है। आपने प्रोपेगेंडा के जरिए पूरी सोच को बदल दिया है। अब लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि साहब ये धमाका और ज्यादा गंभीर हो सकता था, कई सीरियल बॉम्ब धमाके जो हैं वो टाल दिए गए। अरे कोई यह सवाल नहीं पूछ रहा है कि वो 2900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट फरीदाबाद पहुंचा कैसे? डॉक्टर उमर नबी जो सुसाइड बॉम्बर था, वो आखिर एक कार के साथ कैसे घूम रहा था? ये सवाल किए जाएंगे ना, मगर कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। और कल प्रधानमंत्री ने 2 आपत्तिजनक बयान दिए दोस्तों। पहला बयान सुनिए। यहां पर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस में जल्द टूट होने वाली है। आप जानते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल का जो भाषण था ना, यह सबसे अहम और बेतुकी बात कही उन्होंने, और मैं आपको बताता हूं क्यों।
क्या एक प्रधानमंत्री को यह शोभा देता है कहते हुए कि एक पार्टी में टूट होने वाली है? क्या पार्टी के अंदर जो असंतुष्ट नेता हैं प्रधानमंत्री, क्या वो आपसे संपर्क में है? क्या देश के प्रधानमंत्री को यह शोभा देता है कि वो ये कहें कि सामने वाले की पार्टी में टूट होने वाली है? क्या भारतीय जनता पार्टी इसे ऑर्केस्ट्रेट कर रही है? क्या वो उसका रास्ता साफ कर रही है? सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री ने ये जो बात कही, इसका जिक्र ना उनके सोशल मीडिया हैंडल एक्स में है, इसका जिक्र कोई पत्रकार नहीं कर रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने बात कह दी, तालियां भी बज गई, मगर फिर उनको इस बात का आभास हुआ होगा कि अगर प्रधानमंत्री ऐसी बातें करेंगे तो इसमें अराजकता का एक लहजा है कि वो मुख्य विपक्षी दल को तोड़ना फोड़ना चाहते हैं। सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा। अब कांग्रेस के भीतर भी एक अलग धड़ा पैदा हो रहा है जो इस नेगेटिव पॉलिटिक्स से असहज है। ये जो कांग्रेस के नामदार हैं, ये जिस रास्ते पर कांग्रेस को लेकर चल रहे हैं, इसके प्रति घोर निराशा, घोर नाराजगी अंदर ही अंदर पनप रही है। और मुझे तो आशंका है, हो सकता है कि आगे कांग्रेस का एक और बड़ा विभाजन हो। और प्रधानमंत्री वहां नहीं रुकते हैं। प्रधानमंत्री ये तक कहते हैं साहब कि अब तेजस्वी और राहुल गांधी में सिर्फ फुटअव्वल होने वाली है, मारकाट होने वाली है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। आज बिहार में आरजेडी को सांप सूंघा हुआ है, और जैसे मैंने बिहार चुनाव के समय कहा था, बहुत जल्द दोनों का झगड़ा अब खुलकर सामने आने वाला है। और फिर वही पुराना राग, विपक्षी दलों को देशद्रोही बताना, और फिर यह कहना कि कांग्रेस की सोच जो है वो मुस्लिम लीग और माओवादियों जैसी है। यह बात प्रधानमंत्री बताना भूल गए कि मुस्लिम लीग के साथ प्रधानमंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने न सिर्फ बंगाल बल्कि सिंध में भी सरकार बनाई थी। भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध सिर्फ दो ताकतें कर रही थी, आरएसएस या हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग, जिसके सर्वे सर्वा मोहम्मद अली जिन्ना थे। इस बात का जवाब उनके पास कभी नहीं होगा। सुनिए एमएमसी शब्द का इस्तेमाल किस तरह से प्रधानमंत्री करते हैं। आज कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस यानी एमएमसी बन गई है। और मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, क्या ये जश्न की तस्वीरें जायज हैं? क्या हमारे अंदर की संवेदनहीनता इस तरह से खत्म हो गई है, या प्रधानमंत्री को लगता है कि 13 लोग जो मारे गए वो गरीब थे, लिहाजा उनकी जान की कोई कीमत नहीं है? मैं इस बात को समझ सकता हूं कि आपको शानदार जीत मिली है, मगर जीत का एक कतई अर्थ नहीं कि आप अपने अंदर की इंसानियत को भूल जाएं, गंवा दें। बहरहाल राहुल गांधी इस नतीजे को नहीं मानते। उनका बयान आपके स्क्रीन पर, वो कहते हैं, मैं बिहार के उन करोड़ों मतदाताओं का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने महागठबंधन पर अपना विश्वास जताया। बिहार का यह परिणाम वाकई चौंकाने वाला है। हम एक ऐसे चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सके जो शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था। यह लड़ाई संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की है। कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन इस परिणाम की गहराई से समीक्षा करेंगे और लोकतंत्र को बचाने के अपने प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाएंगे। यानी कि राहुल गांधी इन चुनावों को निष्पक्ष नहीं मानते। राहुल गांधी कहते हैं कि लोकतंत्र को खतरा है और उसे बचाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। और सबसे शॉकिंग दोस्तों, खेसारी लाल यादव को हार का सामना करना पड़ा। आपने और हमने लगातार देखा था दोस्तों कि खेसारी लाल यादव को किस तरह की प्रतिक्रिया मिल रही थी। जितनी प्रतिक्रिया तेजस्वी को मिल रही थी, शायद कई जगहों पर उससे ज्यादा सड़कों पर लोग उतावले हो रहे थे उन्हें देखने के लिए। बावजूद इसके उन्हें हार का सामना करना पड़ा। खेसारी सामने आए और उन्होंने जनता को धन्यवाद दिया है। सुनिए खेसारी क्या कह रहे हैं। तो नमस्ते, प्रणाम। पूरी छपरा की जनता को दिल से प्रणाम और पूरे बिहार की जनता को दिल से प्रणाम कि आप लोगों ने बहुत प्यार और स्नेह हमें दिया। और
हार जीत अपनी जगह पे होती है, और ज़िंदगी से हम लोग इतना हारे हैं ना कि क्या बताएं, और हार के ही यहाँ तक खड़े हैं। तो आप सबका स्नेह, आप सबका दुलार मुझे एक बेटे की तरह मिला। वोट लेना और जीत दर्ज करना ये मेरे लिए कभी विषय रहा ही नहीं। मैं हमेशा से एक बेटे की तरह आप लोग के बीच में रहना चाहता था और रहूँगा भी, और आगे भी प्रयास करूँगा कि बेटे की तरह ही आप सबका दुलार और प्यार और स्नेह लूँ मैं। और हमने प्रयास की, और हमारी पूरी टीम ने, जितने भी लोग मेरे से जुड़े थे, सब ने बहुत मेहनत की। तो जीत हार अपनी जगह पे है। हमेशा से आप सबका सम्मान मेरे दिल में और मेरे जुबां पे आप लोग के लिए हमेशा से सम्मान रहेगा कि आपने बहुत, और जितनी भी जनता मुझे प्यार दिया, आशीर्वाद दी, मैं जहाँ भी गया हूँ, जिस घर में गया हूँ, हर लोगों ने मुझे एक बेटे की तरह अपना प्यार और दुलार से एकदम तौल दिया और दिल में बसाया। वो मेरे लिए बड़ा विषय था, और मैं खुश हूँ इस बात से कि आप लोगों ने फिर से मुझे ना मेरी वो ज़िंदगी याद दिलाई जो मैं बहुत पीछे छोड़ चुका था। वो गलियाँ, वो प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को बहुत फेस किया था, और शायद जब मैं मुंबई गया तो उस प्रॉब्लम से लड़ा, और मैं कहीं ना कहीं अपने आप को बड़ा भी किया। बट मुझे आप सबसे कोई गिला शिकवा नहीं है, और मुझे कोई अफसोस इस बात का नहीं है कि हाँ चीज़ें गलत हुई, सही हुआ नहीं। हार जीत मेरे लिए कभी मायने नहीं रहा, और ना ही कभी रख सकता है, क्योंकि मैं आप सबके दिल पे राज करना चाहता हूँ और आप सबका बेटा हूँ। तो अपने जितने भी मेरे गार्जियन स्वरूप लोग हैं, जिन्होंने मुझे इतना प्रेम, स्नेह और अपने घर में बैठाकर आप लोगों ने खाना खिलाया मुझे, और वो प्रॉब्लम देखा तो फिर से मुझे ज़िंदगी नहीं आ रहा और कुछ करना है। और ठीक है, हार को और जीत की खुशी और डर इसको होता है जिसके लिए बिजनेस है, मेरे लिए कभी नहीं रहा। बट मैं एक सपना लेके आया था अपने बिहार के लिए, अपने बिहार के लोगों के लिए, या अपने छपरा के जितने भी भगवान स्वरूपी जनता है सबके लिए। बट वो ठीक है, नहीं हुआ, कोई बात नहीं। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। क्या राहुल गांधी की बात जायज है? सबसे पहली बात, महागठबंधन विपक्षी लगातार कह रहा है कि एसआईआर जो प्रक्रिया हुई, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसके चलते विपक्ष के वोट काटे गए और इसकी वजह से उन्हें हार मिली है। इसमें दो राय नहीं है दोस्तों कि एसआईआर की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं थी। और सबसे बड़ा सवाल, चंद महीने रह गए हैं बिहार के चुनावों में और तब जाकर आपने प्रक्रिया की। मगर हैविंग सेड दैट, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, इस वक्त मेरे पास कम से कम ऐसे कोई प्रमाण नहीं है, विपक्ष ने भी ऐसे कोई प्रमाण पेश नहीं किए कि एसआईआर की वजह से बड़ी तादाद में विपक्ष के वोट कटे। राहुल गांधी और तेजस्वी को सामने आकर स्पष्ट करना पड़ेगा। बहरहाल इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो तेजस्वी यादव का कोई बयान भी सामने उभर कर नहीं आया, उनके बयान का भी हमें इंतजार है। मगर मैं आपको बतलाना चाहता हूं, जब राहुल गांधी कहते हैं ना कि चुनाव निष्पक्ष नहीं है, तो वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? पहली बात, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश गुप्ता के तेवर, वो हमेशा से ही राहुल गांधी पर हमलावर रहे। वोट जोड़े जाने का आरोप अनुराग ठाकुर ने भी लगाए, मगर अनुराग ठाकुर से कोई सबूत, कोई एफिडेविट पर दस्तखत की बात ज्ञानेश गुप्ता ने नहीं की। फर्क साफ। इसके अलावा जब राहुल गांधी कहते हैं ये चुनाव निष्पक्ष नहीं थे, तो हमें नहीं भूलना चाहिए कितनी बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी समर्थक दिल्ली में भी वोट करते हैं, हरियाणा में भी वोट करते हैं, बिहार में भी वोट करते हैं, और ऐसी कई मिसालें आई थी, और सब के सब भाजपा समर्थक या भाजपा नेता। अच्छा, ये वो कम अक्ल थे जिन्होंने सोशल मीडिया में ये डाल दिया, वरना पता भी नहीं चलता। अब मुझे बताइए, ये कितनी बड़ी तादाद में हुआ होगा? क्या विपक्ष का कोई नेता ऐसा कर सकता है? मगर ऐसा हो रहा था। दूसरी बात, यह मुद्दा कपिल सिब्बल ने उठाया था कि एक स्पेशल ट्रेन दिल्ली से चली थी पटना के लिए या बिहार के लिए, और इनमें बड़ी तादाद में भाजपा के समर्थक जो हैं वो जा रहे थे। चुनाव आयोग पूरी तरह से खामोश रहा, इसलिए इन चुनावों को निष्पक्ष नहीं कहा जा सकता। इसके बाद याद कीजिए दोस्तों, चुनाव आचार संहिता की घोषणा होती है,
चंद महीनों पहले महिलाओं को 10,000 रुपए दिए जाने की बात थी। करीब 30 लाख महिलाओं को करोड़ों रुपए दे दिए जाते हैं। चुनाव के बीचों बीच 10,000 रुपए की खेप या किस्त तीन बार जारी होती है, या 4 बार शायद। 2 चरणों के मतदान में बीचों बीच 10,000 रुपए दिए गए। और आप जानते हैं महिला वोटर्स जो हैं वो 10% ज्यादा थी पुरुष वोटर्स से। कहने का अर्थ साफ है, चुनाव आयोग को रोकना चाहिए था इसे। कल आप जानते हैं, कल मैं देख रहा था तमाम पत्रकार जश्न मना रहे थे। एनडीटीवी में देख रहा था और वहां पर वरिष्ठ विश्लेषक सतीश के सिंह कहते हैं एनडीटीवी के संपादक से कि भाई चुनावों के बीचों बीच 10,000 रुपए जारी कर दिए गए। तो उनका जो संपादक था वो बड़े ही दबे स्वर में कहता है, हां ऐसा तो नहीं किया जाना चाहिए था। अरे भाई तुम जश्न मना रहे हो, सबसे बड़ा कारण जीत का वो 10,000 रुपए है। जैसे महाराष्ट्र में सबसे बड़ा कारण जीत का था 2,000 रुपए। वहां पर भी क्या हुआ था, महाराष्ट्र के चुनाव हरियाणा के साथ होते हैं मगर उसे मुलतवी कर दिया गया ताकि लाड़की बहन योजना के तहत वो पैसे जारी कर दिए जाएं। ऐसे में आप मुझे बताइए, क्या ये चुनाव निष्पक्ष थे? और जैसे मैं बार बार कहता रहा हूं दोस्तों, पूरा का पूरा जो तालमेल है, बैलेंस जो है वो बिगड़ा हुआ था और सिस्टम पूरी तरह से विपक्ष के खिलाफ था। यह चुनाव इसलिए भी निष्पक्ष नहीं थे कि अनंत सिंह जो है वो 50 गाड़ियों के काफिले के साथ गुजर रहा था। जब तक उस पर हत्या का आरोप नहीं लगा तब तक वो जेल नहीं गया। ललन सिंह खुलकर कह रहे थे विपक्ष के नेताओं को वोट नहीं होने देना। यह सब कर रहा था भाजपा गठबंधन, एनडीए के नेता खुलकर कर रहे थे और यह राह चलते नेता नहीं थे। चुनाव आयोग एफआईआर कर देता है मगर उसकी खामोशी दुनिया देख रही होती है। इसलिए जब राहुल गांधी कहते हैं कि चुनाव निष्पक्ष नहीं थे तो उनका यह आरोप वाजिब है। और जैसे मैंने कहा प्रधानमंत्री के भाषण में वो ये कहते हैं कि कांग्रेस में टूट हो जाएगी। यह जानकारी आपके पास कहां से आ रही है? और फिर देखिए इन तस्वीरों को, यह जश्न की तस्वीरें साहब। किस बात का जश्न? बिहार में आप जीत गए एक ऐसी प्रक्रिया के अंतर्गत जिसकी निष्पक्षता पर सवाल हैं। मैं फिर स्पष्ट कर दूं, ईवीएम हैक हुए इसका कोई प्रमाण नहीं है। एसआईआर के चलते बड़ी तादाद में विपक्ष के वोट काटे गए, इसका भी मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है। मगर हां, चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल है। विपक्ष को अपने तालमेल पर काम करना है। आप हार गए, आप ठीकरा फोड़ रहे हैं निष्पक्षता पर, मगर आपको सोचना पड़ेगा कि आखिर क्या वजह थी राहुल गांधी कि आपने एक वोटर अधिकार रैली की और फिर आप बिहार चुनावों में खामोश हो गए। फिर आप रैली करने आए तो आपने तेजस्वी यादव के साथ एक भी रोड शो नहीं किया। आप विदेश चले गए। आपको दोनों को मिलकर एक साथ मेहनत करनी चाहिए थी। तेजस्वी यादव भी एक लंबे अरसे तक चुनावों से गायब रहे। कांग्रेस ने उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर, उन्हें चेहरे के तौर पर घोषणा करने में काफी देर लगा दी। तो ये तमाम मुद्दे थे। तेजस्वी यादव भी सबसे नहीं मिल रहे थे। आरजेडी पर परिवारवाद का आरोप लग रहा था और यह आरोप सिर्फ भाजपा नहीं लगा रही थी। यह हकीकत है, इससे मत बचिए। नो डाउट चुनाव निष्पक्ष नहीं था, मगर यह भी सवाल है जिनसे आप बच नहीं सकते। पप्पू यादव कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि चलिए अब इनको जीत मिल गई है, मगर क्या इससे तमाम समस्याओं का समाधान हो गया? बेरोजगारी चली जाएगी? सुनिए वो बात कैसे कह रहे हैं। बिहार की जनता के निर्णय का सम्मान ही करूंगा, लेकिन क्या 10,000 रुपया देके 20,000 करोड़ रुपया में बिहार की वोट खरीदी जा सकती है? क्या यही अब बच गया? डेवलपमेंट, विकास, नौकरी, रोजगार, पलायन, कोई मुद्दा नहीं। मुद्दा बस 6 दिन पहले 20,000 करोड़ रुपया सरकार का हाथ में दो और वोट लो। अब मुद्दे क्या बचेंगे? आप रोजगार के मुद्दे बचेंगे क्या? और एसआईआर क्या है? और एसआईआर में किसके वोट 69 लाख कटे? क्या इसकी समीक्षा नहीं होनी चाहिए? और क्या ऐसा मैंडेट का
बिहार की जनता में कोई हवा था। मैं मानता हूं कि सरकार एनडीए की बनती, लेकिन क्या ये मैंडेट था जनता का, या हम लोग से कोई गलती हुई? इन चुनावों की गूंज सब जगह सुनाई दे रही है। आदित्य ठाकरे, क्योंकि उद्धव सेना खुद को भुक्तभोगी मानती है। चंद्रचूड़, जस्टिस चंद्रचूड़ के फैसले को लेकर जब उन्होंने एकनाथ शिंदे की सरकार की वैधता पर सवाल उठाए थे, मगर उसे हटाया नहीं था, और उसके बाद महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजे आए और वोट चोरी को लेकर वहां भी आरोप लगते रहे हैं। आदित्य ठाकरे ने सीधे तौर पर यहां पर ज्ञानेश गुप्ता को जिम्मेदार ठहराया। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। पहले प्रथम तो मैं चुनाव आयोग का बहुत ही मन से अभिनंदन करना चाहता हूं, दिल से अभिनंदन करना चाहता हूं कि जो उन्होंने प्रयोग किया भाजपा के लिए, जो उनके मालक है चुनाव आयोग के भाजपा, उनके लिए जो प्रयोग किया, एसआईआर का हो, 65 लाख मतदाताओं को यादी से निकालना हो, वो आज यशस्वी दिख रहा है। सबसे बड़ी बात यही है कि दो बात, एक, क्या नीतीश कुमार जी असल में सीएम बन पाएंगे भाजपा के खेल के साथ? दूसरी बात, मैं सिर्फ यानी कोई बड़ा आदमी नहीं हूं उनको सलाह देने के लिए, लेकिन अपनी पार्टी को एक साथ रखें, क्योंकि जो हमने भाजपा करीबी से देखी आज की भाजपा, वो उनके साथ भी खेल हो सकता है। तो निगाह खुली रखें, नजर खुली रखें। तो ये स्कीम्स निकाली गई महिलाओं को 10,000 रुपए देना, क्या आपको लगता है कि हर जगह ये स्कीमों को? मैं बिल्कुल नहीं मानता कि ये महिलाओं की जो स्कीम्स है वो वोट को ऐसे घुमाती है। महिलाएं बहुत विचार करके, विमर्श करके इस पे मतदान करती है। जो महिला वोटर होता है, आपने देखा होगा पहले इतिहास से ही अभी तक पिछले 75 साल में समाज का विचार करती है, ना कि खुद का। कभी भी उन्होंने पैसा के लिए वोटिंग नहीं किया, फिर वो 1,500 या लाडली बहना हो या 10,000 हो, उन्होंने नोट देख के वोट नहीं दिया है, उन्होंने चेहरा देख के वोट किया है। लेकिन शायद यह भी एक कारण बनते जा रहा है कि देखो हमने लाडली बहना लाई, महिलाओं ने बहुत भारी संख्या में वोटिंग किया, तो वोट चोरी को जस्टिफाई करने के लिए महिलाओं को आगे ला रहे हैं। खास करके बिहार जैसे राज्य में, जहां राजनीति हर एक के नस में है, आमतौर पे राजनीति पे बात होती है, मुझे नहीं लगता कि सिर्फ ऐसे कोई स्कीम पे महिलाओं ने वोटिंग किया होगा। लेकिन ये बात साफ है कि वोट चोरी तो हुई है, क्योंकि भाजपा जो 105 सीट लड़ी थी, कितने सीटें जीती है? 95 सीट तो जीती है। तो ये जो मैजिक है, ये जो जादू है, वो तो चुनाव आयोग का है। तो दोस्तों, चुनाव हो गए, इसमें दो राय नहीं है। मैं फिर दोहरा दूं कि चुनाव निष्पक्ष नहीं था। मीडिया पूरी तरह से झुका हुआ था भाजपा के पक्ष में, पैसे का खेल था, तमाम चीजें थी। चुनाव के बीचों बीच 10,000 रुपए दिए गए, ये मुद्दे हैं, इससे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। मगर विपक्ष को भी अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा। एकता की कमी, सामंजस्य की कमी, तालमेल की कमी, अहंकार, ये तमाम चीजें दिख रही थीं। कांग्रेस सत्ता में नहीं है। आप जिस आइवरी टार में बैठे हुए हैं उससे नीचे आइए, अपने कार्यकर्ताओं से जुड़िए, एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर काम कीजिए। मेहनत जो दिखनी चाहिए वो कई बार नहीं दिखती है। अचानक गायब हो जाना, यह आपके लिए सही नहीं है। मगर ये वो तमाम चीजें जो दिख रही हैं, जिस पर आप काम कर सकते हैं। मगर अभी भी अगर आप इस पर काम नहीं करेंगे तो क्या ही कहा जाए। अब इज़हार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।